इस चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से जीएनपी और एनएनपी कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, जीएनपी और एनएनपी का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है ये हम लोग देखेंगे। जैसे इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा है इस जीडीपी, जिसे हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद और एनडीपी अर्थात शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं इससे पहले के वीडियो में। ठीक है, लेकिन हम लोग अब देखेंगे कि जीएनपी और एनएनपी क्या होता है। तो जीएनपी पहले हम लोग देख लेते हैं। जीएनपी इसको कहते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको कहेंगे हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, उसके बाद में एनएनपी आ जाता है, इसको कहेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए इनका गणना कैसे किया जाता है, फॉर्मूला क्या है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ठीक है, जब भी देखिए अब इसको मैं डायग्राम बना के बताता हूं कि अब किस प्रकार से आप समझेंगे और किस प्रकार से रिलेट कर पाएंगे। ये ज्यादातर स्टूडेंट इसकी गणना में गलतियां करते ही करते हैं और इकोनॉमिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए ध्यान से समझिए कि ये जीडीपी हमने लिखा, ठीक है, और यहां पे मैं लिख रहा हूं जीएनपी। अब यहां पे ध्यान से समझिए कि जो जिसमें जी है उसको एक तरफ लिख दिया, जीडीपी जीएनपी। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे कि जीडीपी से ठीक थोड़ा सा नीचे आपका रहेगा एनडीपी और जीएनपी से ठीक थोड़ा सा नीचे रहेगा एनएनपी। अब देखिए इसको याद करने का बहुत इजी ट्रिक मैं बता रहा हूं आप लोगों को। जहां पे जी है वहां पे जी को आप काट दीजिए या हटा दीजिए और एन ऐड करिए तो क्या बनता है, एनडीपी बनता है। उसी तरीके से जब जीएनपी में, जीडीपी में, ठीक है, जी को हटा के आप एन ऐड करते हैं तो एनडीपी बना। उसी तरीके से जीएनपी में जी को हटा के एन ऐड करते हैं तो बनता है एनएनपी। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया और समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे होता है, ये आप ध्यान से देखिए। दोनों एक जैसा कैलकुलेशन चलेगा दोनों का, जीडीपी और जीएनपी। ये पहले दोनों में डिफरेंस अगर समझ में आ गया तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए जीडीपी की अगर बात करें तो ये कहता है सकल घरेलू उत्पाद के बारे में। तो जैसा आप जानते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की सीमा के भीतर, ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन आपका हो रहा है, जितना भी उत्पाद आपका बन रहा है, ठीक है, उसका मौद्रिक मूल्य जो है वो आपका जीडीपी है। क्लियर हो गया। उसके बाद में अगर जीएनपी की अगर बात की जाए तो जीएनपी की बात में आप समझेंगे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में आपका विदेशी कमाई भी शामिल हो जाता है। केवल इतना ही फर्क है। अगर आपको अगर निकालना हो, अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला को ध्यान से समझिए, आपको बहुत सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है वो समझिए। फॉर्मूला देखिए क्या है। फॉर्मूला में जब आपको जीएनपी निकालना हो तो आप क्या करते हैं, जीडीपी में प्लस कर देते हैं जो विदेशी आमदनी है उसको। आप इतना ही शॉर्ट में समझिए, बहुत लंबा चौड़ा आपको नहीं समझना है। जीडीपी में आपने अगर विदेशी आमदनी को प्लस कर दिया तो वो जीएनपी बन गया। ठीक है, और जितना भी कैलकुलेशन यहां पर हो रहा है ये आप याद रखेंगे कि ये राष्ट्रीय आय से रिलेटेड है। ठीक है, नेशनल इनकम से रिलेटेड है। आप ये याद कर लेंगे। अब चलिए चलते हैं, ये तो हुआ जीएनपी। ठीक है, अब अगर जीडीपी की अगर बात की जाए तो जीडीपी तो परिभाषा से ही पता चल गया कि किसी भी अर्थव्यवस्था या किसी भी देश के अंदर, ठीक है, सीमा के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा हो, जितना भी छोटा से छोटा, आप अगर किसी घर का अगर जीडीपी निकालना चाहते हैं तो आप जितना भी तरह का, ठीक है, जितना भी आप प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, वो होता है। उसी प्रकार से आपका जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए अगर बात हो तो जितना भी छोटा से छोटा उत्पाद से लेके बड़ा से बड़ा जितना भी प्रोडक्शन आपका हो रहा है उसका मौद्रिक जो मूल्य है उस देश की अर्थव्यवस्था के
सीमा के अंदर में, वो आपका जीडीपी कहलाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, जीएनपी आपका क्लियर हो गया कि जीएनपी में क्या होगा कि जीडीपी में ऐड हो जाता है विदेशी आमदनी। अब चलते हैं आगे, जीएनपी के बाद में ये तो रहा जीएनपी, जीडीपी भी क्लियर हो गया, जीएनपी भी क्लियर हो गया। अब देखिए जीएनपी से ठीक नीचे मैंने क्या बताया, एनएनपी है। तो एनएनपी निकालने के लिए क्या करना होगा, एनएनपी का फॉर्मूला क्या होगा, ये आप देखिए कि एनएनपी के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, ये जो जीएनपी है, ठीक है, एनएनपी किससे आया वो देखिएगा, हमेशा देखिएगा कि एनएनपी क्या है, वो जीएनपी का एक स्मॉल सा थोड़ा सा कम पार्ट में आया हुआ रूप है। ठीक है, तो एनएनपी निकालने के लिए क्या करेंगे कि हमेशा याद रखेंगे कि जीएनपी में माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को। अब कहेंगे कि ये डेप्रिसिएशन क्या है, ठीक है, तो ये मैं समझा रहा हूं आपको, केवल आप अभी मोटा मोटी तौर पर आप फॉर्मूला को समझिए कि डेप्रिसिएशन का अर्थ है, जैसे साधारण शब्दों में मैं बताता हूं कि डेप्रिसिएशन क्या है। जैसे आपने कोई गाड़ी खरीद लिया, गाड़ी आपने खरीद लिया, गाड़ी खरीदने के पश्चात आप क्या करते हैं, जैसे आपने गाड़ी ले लिया, ठीक है, नया गाड़ी लिया, आपने मान लिया 6 लाख रुपए में एक गाड़ी खरीद लिया, ठीक है। अब 1 साल बाद में भी क्या इसकी वैल्यू 6 लाख रुपए होगी, बताइए, नहीं होगी, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम होगी। अब कितनी कम होगी ये डिपेंड करता है कि उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कितना है, 10% है, 5% है, ठीक है। जैसे मैं पिछला वीडियो में जब मैं जीडीपी के बारे में बतला रहा था तो उसमें साफ तौर पे मैंने बतलाया है कि जैसे आपके छड़, सीमेंट, ये सारी चीजें लगती है एक मकान के निर्माण में, ठीक है, और ये गणना की जाती है, ये अनुमान लगाया जाता है कि जो मकान है वो लगभग 100 वर्ष तक चलेगी। तो क्या है डेप्रिसिएशन वैल्यू गवर्नमेंट द्वारा या फिर लॉजिकल ढंग से जो अप्रूव्ड है वो क्या है, जो अब आप बोलेंगे कि जो परसेंटेज डेप्रिसिएशन का है वो कौन रखता है, ये सारी पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं, लेकिन शॉर्ट में बताता हूं कि ये सारे केंद्र सरकार के अधीन जो वाणिज्य विभाग है वो तय करती है, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग है वो तय करती है कि कितना परसेंट किस सामान में डेप्रिसिएशन होगा। जैसे पंखा, बिजली के सामान में 10% का डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है, और 1% का डेप्रिसिएशन, जैसे मकान में 100 वर्ष है तो 1% का डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो यही है डेप्रिसिएशन, अर्थात घिसावट, जिसे हिंदी में अगर लिखें तो इसे हम घिसावट लिखते हैं, ठीक है। अब यहां पर समझिए कि क्या आगे चलता है कि एनएनपी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि एनएनपी किसका छोटा सा पार्ट है, जीएनपी का पार्ट है। अब आगे चलिए और समझिए, देखिए ये एनएनपी और जीएनपी क्लियर हो गए। अब समझते हैं हम लोग यहाँ पे एनडीपी को। तो एनडीपी फिर से पार्ट आ गया कि ये जीडीपी का पार्ट है, जीडीपी से थोड़ा सा छोटा पार्ट है एनडीपी। तो क्या करेंगे कि एनडीपी निकालने के लिए ये देखेंगे कि एनडीपी निकालने के लिए यही जीडीपी जो बड़ा पार्ट है उसमें से फिर से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिए। तो देखिए कितना इजीली आपको याद हो गया होगा, बहुत इजी है कि जब भी एनएनपी का कैलकुलेशन हो तो आप क्या करते हैं, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, फिर एनडीपी का कैलकुलेशन अगर हो तो क्या करते हैं, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। तो इसको इजीली अगर करना है तो बस इसका यही एक फॉर्मूला है कि जीएनपी के नीचे एनएनपी आता है, जी को क्रॉस करके एन लिखते हैं, उसी प्रकार से जीएनपी के लिए हो गया, जीडीपी के लिए भी वही करते हैं, जी को क्रॉस किए तो एनडीपी आता है, ठीक है। और ये आप याद रख लीजिए कि जीडीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनडीपी। देखिए ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। यहां पर देखिए जी को क्रॉस करके आपने एन लाया हुआ है ना, ये दोनों एक दूसरे जैसे हैं, एक जैसे हैं, इसको आपने एक लिख दिया, दूसरा आप लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, जी एन पी इज ग्रेटर देन एन एन पी। तो ये आप याद रख लेंगे ये दो, तो आपको ये माइनस करने में दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए जो छोटा है उसको ही निकालेंगे आप, ठीक है। एनडीपी निकालना है तो हमेशा ये जो ग्रेटर है उसमें से आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहे हैं, एनएनपी निकालना है तो जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहे हैं। तो ये सबसे इजी, अगर आप देखेंगे इसको, आप अगर इतना दिमाग अगर नहीं लगाना चाहते हैं, याद करने में आपको परेशानी है, तो ये आप देखिए कि जीडीपी जिसमें ग्रॉस लगा हुआ है वो हमेशा बड़ा है, ठीक है। जी को क्रॉस किया तो अपने एनडीपी मिला, एन मिला, एनडीपी, डीपीडीपी तो सेम है, उसी प्रकार से एनपी, एनपी यहाँ पे भी सेम है। नेशनल प्रोडक्ट में आप देखेंगे राष्ट्रीय उत्पाद की जब बात होती है तो इसमें एनपी एनपी सेम होगा, और घरेलू उत्पाद की जब बात हो तो डीपीडीपी सेम होता है। अब जी और एन तो जान रहे हैं कि किस प्रकार से चेंज होता है, ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि स्मॉल जब भी निकालने का हुआ तो फॉर्मूला बहुत इजीली, एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, एनएनपी निकालने का होगा तो जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब चलते हैं और आगे देखते हैं, ये तो हुई कॉन्सेप्ट की बात। अब हम लोग देखते हैं कि जीएनपी राष्ट्रीय, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में सभी पहलुओं को बहुत ही स्पीड से देखते हैं कि क्या क्या उसमें खास बातें हैं।
इस वीडियो में मैं खास तौर से जीएनपी पर ही चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि जीडीपी पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, जीडीपी पर वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, मैं खास आप लोगों के लिए जीएनपी के लिए यह वीडियो लेके आया हूं, और ये मैंने रिवीजन के लिए बता दिया टोटल चीजों को और फॉर्मूला जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब जीएनपी के बारे में मैं बहुत ही तेजी से बता रहा हूं, और बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, किसी देश अथवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी उस आय को कहते हैं जो जीडीपी में विदेशों से होने वाली आय को जोड़कर हासिल होता है। जैसे कि मैंने फॉर्मूला में भी बताया कि जीएनपी निकालने के लिए क्या करते हैं, जीडीपी में केवल हम विदेशी इनकम को जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि विदेशी इनकम हमको कितने प्रकार से प्राप्त हो सकता है। इसमें देश की सीमा से बाहर होने वाली गतिविधियों को शामिल किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जो आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, क्या उसमें देश की सीमा से बाहर होने वाली गतिविधियों को शामिल किया जाता है? यस, शामिल किया जाता है। विदेशों से अब कितनी प्रकार से इनकम की जा सकती है वो आप ध्यान से देखिए। विदेशों से निम्न प्रकार से आय हो सकते हैं। पहला आप देखिए निजी प्रेषण, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में प्राइवेट रेमिटेंसेस। ठीक है, भारत के नागरिक दूसरे देशों में काम करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इस पे मैं एक छोटा सा चर्चा में कर लेता हूं। भारत 1990 के दशक की शुरुआत में, मैं बात कर रहा हूं कि 1990 के दशक में भारत से क्या होते थे कि बहुत से लोग खाड़ी के देशों में, बड़ी संख्या में लोग, भारतीय लोग खाड़ी के देशों में काम करने के लिए जाते थे। हालांकि खाड़ी युद्ध के पश्चात इसमें भारी कमी देखने को मिली। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे कि जब खाड़ी युद्ध हुआ उसके पश्चात काफी कमी देखने को मिली। ठीक है, फिर भी क्या हुआ कि इसके बाद भारतीय, यूरोपीय तथा अमेरिकी देशों में जाने लगे। मतलब क्या हुआ कि जब खाड़ी युद्ध हुआ उसके पश्चात भारतीय लोग या तो अमेरिकी देशों में अथवा यूरोपीय देश में जाने लगे। आज भारत दुनिया में निजी प्रेषण से कमाने वाला सबसे बढ़िया देश की गिनती में आता है। ठीक है, अब मान सकते हैं कि लगभग 2015 में लगभग 72 अरब डॉलर की आमदनी इसी से हुई थी, निजी प्रेषण के द्वारा। तो ये आप याद रखेंगे। आप चलते हैं आगे, फटाफट पढ़ते हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा था टॉपिक पर, तो मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं। भारत के नागरिक दूसरे देशों में काम करते हैं और दूसरे देशों के नागरिक भारत देश में भी काम करते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। इन लोगों की निजी लेन देन से जो कमाई होती है उसे निजी प्रेषण, प्राइवेट रेमिटेंसेस कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, जो कि समझ में आ गया। जो विदेशी हैं वो अगर भारत में रह के अगर काम करते हैं, ठीक है, और यहाँ के लोग, कुछ लोग हैं जो बाहर रह के काम करते हैं, तो इन दोनों से ही देशों को इनकम बढ़ती है। ठीक है, अब देखिए विदेशी कर्जे पर भी ब्याज से बढ़ती है। इंटरेस्ट ऑफ द क्या है, एक्सटर्नल लोन्स। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विदेशी कर्जे पर ब्याज से भी आमदनी होती है। लेकिन यहाँ पे खास बात क्या ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पे क्या, मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि खास बात यह है कि भारत देश विदेश से बहुत ज्यादा कर्ज ले चुकी है। इसलिए क्या होता है कि ये जो भी कर्ज दी है दूसरे देशों को, उसके रेस्पेक्ट में इसके द्वारा लिया गया कर्ज बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए ये आमदनी हमेशा माइनस में रहता है। पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे। ब्याज के भुगतान पर कुल फायदा या नुकसान के बारे में बताता है। देखिए, जहां एक अर्थव्यवस्था दूसरे देशों को कर्जे पर रकम देती है, बदले में उस अर्थव्यवस्था को ब्याज की आमदनी होती है। जैसे मान के चलिए भारत है, भारत अगर मान लीजिए बांग्लादेश को कुछ रकम अगर दे दिया, तो रकम देने के बदले में भारत देश को क्या मिलेगा, कुछ ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो एक दूसरी स्थिति यह भी है जिसमें एक अर्थव्यवस्था दूसरे देश से कर्ज लेती भी है। तो देखिए ऐसा भी तो है कि हमने अगर बांग्लादेश को कर्ज दिया तो हमें ब्याज की प्राप्ति हुई, मान लिया जाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि हमें अगर जरूरत है और हमने अमेरिका से या किसी दूसरे जो संपन्न देश है उसे हमने कर्ज ले लिया, तो हमें ब्याज का भुगतान भी तो करना होगा। ठीक है, तो यही चीज है विदेशी कर्जे पर ब्याज। ठीक है, अब भारत द्वारा लिया गया विदेशी कर्ज, देखिए आपको नोटेबल जो पॉइंट्स है वो क्या है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, वो आपको हमेशा याद रखना है कि भारत द्वारा लिया गया विदेशी कर्ज इसके द्वारा दिए गए कर्ज से अधिक है। यही कारण है कि उसे हमेशा लॉस में होता है और बहुत ज्यादा बेनिफिट विदेशी कर्जे पर ब्याज से नहीं हो पाता है, बल्कि माइनस में ही होता है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। इस प्रकार से हमने पहला देखा निजी प्रेषण से कमाई होती है। ठीक है, जीएनपी के लिए आप देखेंगे कि जो फैक्टर्स है जीएनपी के लिए फैक्टर्स है, जिसमें हमने बताया हुआ है कि जीडीपी में प्लस होता है बाहरी देशों से कमाया हुआ पैसा। ठीक है, विदेशों से कमाया हुआ पैसा या विदेशों से आमदनी। तो विदेशों से किस प्रकार से आमदनी हो सकती है, उसमें सबसे पहला पॉइंट हमने देखा
निजी प्रेषण, जिसको हम प्राइवेट रेमिटेंसेस कहते हैं। दूसरा हमने देखा इंटरेस्ट ऑफ द एक्सटर्नल लोन्स, जो हम लोग विदेश को हम लोग कर्ज देते हैं, उससे जो ब्याज प्राप्त होता है, उसमें हम लोगों ने देखा कि भारतवर्ष को किस प्रकार से लॉस या फिर माइनस के रूप में हमेशा जाता है। ठीक है। थर्ड जो इनकम होता है वो है विदेशी अनुदान। ये स्थिति मान के चलिए, सबको पढ़ना तो जरूरी है, मान के चलिए माइनस में है तो उससे क्या हुआ, लेकिन ये तो फैक्टर्स तो है ही, कारक तो है ही। अगर मान के चलिए ऐसी स्थिति आ जाए कि विदेशी कर्जे को चुका दिया जाए तो क्या होगा, भारतवर्ष को सेकंड वाला पॉइंट जो निजी प्रेषण के बाद में आता है, विदेशी कर्जे द्वारा ब्याज, उससे भी आमदनी होना शुरू हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट, जिसे हम लोग कहते हैं विदेशी अनुदान, एक्सटर्नल ग्रांट्स। देखिए कि एक्सटर्नल ग्रांट्स क्या होता है। विदेशी अनुदान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्राप्त किए गए एवं दूसरे देशों अर्थात विदेशों को दिए गए अनुदान का शेष बैलेंस शामिल किया जाता है। देखिए इसमें खूब बढ़िया से समझिए आप कि विदेशी अनुदान के अंतर्गत भारत द्वारा प्राप्त किए गए एवं दूसरे देशों को दिए गए अनुदान का शेष अर्थात बैलेंस शामिल किया जाता है। अब देखिए हम लोगों को कुछ न कुछ क्या है मिलता है, क्या मिलता है, अनुदान मिलता है, जैसे कि यूएनडीपी हो गया या कोई भी विकसित देश दे सकता है। ठीक है। अनुदान का अर्थात सब्सिडी में कहा जा सकता है कि पैसा ग्रांट्स मनी दे सकता है। तो ग्रांट मनी जो होता है उस पर आप समझ लीजिए कि एक तरह से ग्रांट मनी जो होता है वो लगभग फ्री ही आप मान सकते हैं, उस पर कोई तरीके का चार्ज या फिर लोन के रूप में नहीं रहता है। लेकिन आप इस पे क्या देखेंगे कि मान के चलिए आपने जो दिया है दूसरे को दिया है, ठीक है, और दूसरे से आप प्राप्त करें, दो तरीके की स्थिति है पिछले वाले की तरह, जैसे ब्याज वाली स्थिति में थी कि आप किसी को दे भी रहे हैं और दूसरे से ले भी रहे हैं, उसी प्रकार का इसमें भी है कि जब आप ग्रांट मनी भी अपने से जो मान के चलिए कम विकसित जो देश हैं या विकासशील देश है उनको आप पैसा देते भी हैं, मदद भी करते हैं, उसी प्रकार से जो विकसित देश है या अति विकसित देश है वो आपको भी मदद करते हैं। तो उसमें आपको बैलेंस को आपको देखना पड़ता है। देखिए विदेशी अनुदान के अंतर्गत भारत द्वारा प्राप्त किए गए एवं दूसरे देशों को दिए गए अनुदान का शेष बैलेंस शामिल किया जाता है। अब मान के चलिए मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको कि मान के चलिए कि आपको विदेश से 100 रुपए मिले, ठीक है, और आपने क्या किया कि 120 रुपए किसी दूसरे देश को दे दिया, तो आपको तो 20 रुपए का लॉस ही हुआ। आपको यहां से कहां से फायदा हुआ, आपको जीएनपी के रूप में आपको 20 रुपए का लॉस ही तो आएगा। जबकि अगर ऐसा हो कि आपने 100 रुपए का किसी वित्तीय ईयर में, वित्तीय साल में, वित्तीय वर्ष में आपको 100 रुपए मिला और आपने क्या किया कि मात्र 60 रुपए ही दूसरे देश को दिया, तो आपको 40 रुपए जो है ये जीएनपी में ऐड हो जाएगा। विदेशी अनुदान का जो रकम है 40 रुपए बचा, ये आपका ऐड हो जाएगा। अब ये समझने के लिए मैंने बताया ये 40 करोड़ भी हो सकता है, 40 अरब भी हो सकता है, ये आपके समझ पर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अनुदान का शेष शामिल किया जाता है। भारत को एक्सटर्नल ग्रांट्स, ठीक है, विदेशी अनुदान यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपिंग प्रोग्राम अर्थात यूनाइटेड नेशन से प्राप्त होता है। अन्य राष्ट्र भी इसे दे सकते हैं। वैश्वीकरण के प्रारंभ के बाद भारत का अनुदान व्यय बढ़ता गया है। अब देखिए अनुदान व्यय जो है वैश्वीकरण, अब समझिए वैश्वीकरण तो खूब बढ़िया से समझ रहे हैं कि जब वैश्वीकरण की स्थिति आई, ठीक है, तो वैश्वीकरण के बाद क्या हुआ, सभी देशों में एक होड़ सी लग गई कि लगभग जो छोटे देश है, अल्प विकसित है, विकासशील है, उनको कुछ मदद करना है। तो क्या हुआ कि वैश्वीकरण के प्रारंभ होने के बाद भारत का अनुदान जो है वो लेने से ज्यादा देने में बढ़ गया है, व्यय बढ़ गया है। अब अगर निजी प्रेषण, प्राइवेट रेमिटेंस, विदेशी कर्जे पर ब्याज और विदेशी अनुदान, ये तीनों को अगर मान लिया जाए, तीनों को अगर शामिल कर लिया जाए, इन सभी की बात एकीकृत रूप से की जाए तो इन तीनों अलग अलग मदों से होने वाली आमदनी कुल मिलाकर लाभ में भी हो सकती है, नुकसान में भी हो सकती है। तो ये तो मैंने समझा भी दिया कि अगर मान के चलिए आपने किसी समय ऐसा किया कि विदेशी अनुदान, जैसे मैंने बता दिया कि आपको 100 मिले, 120 आपने खर्च कर दिया तो आपको नुकसान हो गया। उसी प्रकार से विदेशी व्यापार वाले में भी, विदेशी जैसे मैंने ब्याज वाले में भी बताया है कि जब आप ब्याज पे आप क्या करते हैं कि दूसरे देश को देते भी हैं और दूसरे देश से लेते भी हैं। अगर ऐसा अगर हो गया कि दूसरे देश से आपने ज्यादा ले लिया है और कम मात्रा में आपने दिया हुआ पैसा लगाया हुआ है, तो आपको क्या होगा, उसमें भी लॉस होगा। तो इसे क्या कहा जा रहा है कि निजी प्रेषण में भी आपको हानि उठाना पड़ सकता है। निजी प्रेषण में क्या है कि जो लोग डायरेक्ट विदेश में चले गए, निजी प्रेषण में तो यही है कि डायरेक्ट विदेश में चले गए। अब मान के चलिए ऐसी स्थिति आ जाए जैसे अभी कोरोना काल है, कोरोना काल में सभी विदेश के नागरिक अपने ही देश में लौट के आ गए। मान लीजिए कि सभी विदेश के जो नागरिक हैं अपने देश में लौट के आ गए, तो जो भारतवर्ष को जो कमाई थी विदेशों से प्राप्त निजी प्रेषण के थ्रू, प्राइवेट रेमिटेंसेस के थ्रू, वो भी घाटे में जा रही है। सेकेंड वाले घाटे में है ही, थर्ड वाले भी घाटा ही शो कर रहा है। तो
कुल मिला के आपको जीएनपी जो है वो लॉस में दिखाएगा। तो जीएनपी लॉस का मतलब है राष्ट्रीय आय में भारी कमी, जिससे कि राष्ट्रीय आय हमेशा उसका ग्राफ नीचे चलता जाएगा। तो अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार से आगे इनके फैक्टर्स को देखते हैं कि क्या क्या इनको प्रभावित करता है और किस प्रकार से ये सुधारे जा सकते हैं। ठीक है, भारत की बात की जाए तो यहाँ जीएनपी की स्थिति हमेशा नुकसान की स्थिति में होती है। देखिए लिखा भी है कि जब आपको फर्स्ट वाले पॉइंट्स में भी अब लगभग अब देख रहे हैं कि क्या है, सेकंड वाले सिचुएशन में भी देख रहे हैं जो ब्याज की स्थिति है, विदेशी अनुदान एक्सटर्नल ग्रांट्स में भी आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। तो भारत की बात अगर की जाए तो यहाँ जीएनपी की स्थिति हमेशा नुकसान की स्थिति में होती है, क्योंकि भारत पर काफी ज्यादा विदेशी कर्ज है। ये आप ध्यान दीजिए कि क्योंकि भारत पर काफी ज्यादा विदेशी कर्ज है, विदेशी कर्ज बढ़ता गया तथा अनुदान की राशि समय के साथ घटती गई। ठीक है, ये आप देख लीजिए। नुकसान का अर्थ तो साधारणतः हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जीएनपी को हासिल करने के लिए जीडीपी में विदेशों से होने वाली आमदनी जुड़ने के बजाय घटेगी। देखिए यहाँ पर अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं यहाँ पे साधारण शब्दों में मैं समझा देता हूं कि जब देखिए जीएनपी, जैसा कि आपको कहा जा रहा है कि जीएनपी हमेशा बड़ा है जीडीपी प्लस, चूंकि इसमें विदेशी, खूब बढ़िया से समझिए, बहुत इजी है ये, कहीं पर भी आपको कोई भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। ग्रॉस नेशनल जो प्रोडक्ट है वो जीडीपी से हमेशा बड़ा होगा, ये तो आप याद रख लीजिए कि हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, अब मान के चलिए ऐसी स्थिति अगर आ जाए जब जीएनपी जीडीपी से भी अगर कम हो जाए तो समझिए कि बहुत ज्यादा आर्थिक आपको नुकसान हो रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान है और बहुत ज्यादा आप घाटे में चल रहे हैं। मतलब जो आपका विदेश से कमाई है वो तो जीरो होने की जगह वो माइनस में चला गया, तभी तो जीडीपी डाउन कर गया। ठीक है, तो इसको आप मैथमेटिकली आप समझिए कि जब जीएनपी बड़ा हो जाता है जीडीपी से तो उस स्थिति में क्या होगा कि लाभ है आपको। इसका मतलब क्या है, जीएनपी इज ग्रेटर देन जीडीपी प्लस एफएम। क्योंकि जीडीपी में एफएम का अर्थ क्या है, जो आपको फॉरेन से आपको पैसा मिल रहा है, फॉरेन से आपको आमदनी हो रही है, फॉरेन मनी के रूप में एफएम मैंने लिखा है। अब यहां पर देखिए, जब कुछ समय के लिए अगर मान लिया जाए फॉरेन मनी आपको जीरो हो गया, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जीएनपी और जीडीपी बराबर हो जाएगा। एफएम से ही तो ये फैक्टर आ रहा है कि एफएम अगर मान लीजिए 1 रुपए का भी आमदनी है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 रुपए का भी आमदनी है, अब पहले से मान लीजिए जीडीपी 100 रुपए है तो 100 प्लस 1 कितना हुआ, 101 रुपए, तो जीएनपी निकल के आया 101 रुपए। लेकिन अगर मान लिया जाए कि एफएम जीरो हो जाए तो जीडीपी कितना है, 100 है, तो ये जीएनपी का वैल्यू भी तो 100 है, तो जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये आप समझ लीजिए कि जीएनपी अगर मान लीजिए जीडीपी से ज्यादा अगर हो रहा है, ठीक है, तो आप समझिए कि आपको फॉरेन से कुछ ना कुछ इनकम है। लेकिन अगर जीडीपी से अगर जीएनपी अगर डाउन जा रहा है, इसका मतलब आप समझिए कि फॉरेन से आपको इनकम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर भारत की स्थिति में देखिए जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस एफएम, ये आप समझ लीजिए कि जीडीपी में से भी माइनस का काम करते हैं, मतलब जीडीपी का पैसा निकल के आप समझिए कि हम लोग जीडीपी का पैसा हम देते हैं फॉरेन मनी में, ठीक है, और विदेश का जो कर्ज है उसको हम लोग उतारते हैं। तो जीएनपी हमेशा बहुत लॉस में है, देख लीजिए। तो राष्ट्रीय आय घटने का कारण आप यहाँ पे फॉर्मूला से समझ रहे हैं कि जीडीपी में से ये जो फॉरेन से मनी है वो ना मिलके हमें क्या है, घाटे में जा रही है। सेकंड पोजीशन, जो सेकंड पॉइंट मैंने बताया था, सेकंड पॉइंट में आपने क्या देखा था कि विदेशी कर्ज पर जो ब्याज मिलती है वो आपको मिलने के बजाय हम लोगों को देना पड़ता है। तो वही चीज जीडीपी में से अब प्लस होने की जगह में अब माइनस होगा, तो जीएनपी क्या है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए कि हम लोगों की स्थिति में, भारत की स्थिति में क्या होता है उसको आप समझिए। भारत की स्थिति में क्या हो रहा है कि जीडीपी में से फॉरेन मनी माइनस हो रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ, आप इसको ध्यान से समझिए। देखिए हमारे पास जो जीएनपी है वो छोटा हो जा रहा है, लेस है जीडीपी से। ये आप याद रखिएगा कि हम लोगों का जो जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको कहते हैं, या सकल राष्ट्रीय इनकम, जीएनआई भी कह सकते हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम भी इसको कहा जा सकता है। प्रोडक्ट की जगह कहीं आप इनकम भी देखेंगे तो जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम जो है वो जीडीपी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम है ही, वास्तविकता अगर देखी जाए तो भारतवर्ष में जो ग्रॉस नेशनल इनकम है, सकल राष्ट्रीय आय है, वो जीडीपी से हमेशा माइनस में जाता है, कम जाता है। उसके पीछे का कारण है विदेशों से आय का नहीं होना और विदेशों से लिया गया कर्ज के रूप में ब्याज का भुगतान की अधिकता होना। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे और समझते हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग, जिसमें कि दूसरे देशों के अगर संदर्भ में अगर बात करें तो देखिए मैं कुछ समझा देता हूं आप लोगों को।
अगर जो मैं समझाया हूं उसके आगे का देखिए कि अगर दूसरे देशों के संदर्भ में आप अगर देखेंगे तो हमेशा क्या होता है कि जीएनपी, आप ये याद रखेंगे कि जीएनपी ऑलवेज ग्रेटर देन आप जीडीपी देखेंगे कि जीडीपी से हमेशा जीएनपी ज्यादा रहेगा। और ये विकसित देशों के मामले में तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जीएनपी बहुत ज्यादा ही रहता है जीडीपी से, ठीक है, चूंकि वो दूसरे देशों को लोन देते हैं, ठीक है, उससे ब्याज के थ्रू जो इनकम होता है वो सभी जीडीपी में ऐड हो जाता है। तो जीएनपी इज इक्वल टू, जैसा आप जानते हैं कि जीडीपी प्लस जितना भी विदेश से फॉरेन मनी से कमाई पैसा है, तो ये विदेशों के मामले में जीएनपी इज ग्रेटर देन जीडीपी। लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जाए तो जस्ट अपोजिट, जीएनपी इज लेस देन जीडीपी। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि क्या कारण है कि भारत में, ठीक है, अर्थव्यवस्था जो है वो हमेशा कम रहती है विकसित देशों की तुलना में, तो उसके पीछे का कारण विदेशी कर्ज आप बताएंगे और किस प्रकार से अपने निजी प्रेषण को भी बताएंगे कि गिरता जा रहा है ग्राफ, और विदेशी अनुदान जो एक्सटर्नल ग्रांट्स है वो भी कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर अब हम लोग आगे समझेंगे और देखेंगे, ठीक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी के विभिन्न उपयोग इस तरह से है। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है और क्या क्या इसका उपयोग है। तो इसको आप ध्यान से देखिए। जीएनपी अर्थात राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ दुनिया के देशों की रैंकिंग तय करता है। देखिए जीएनपी अर्थात राष्ट्रीय आय, जीएनपी क्या है, जीएनपी एक तरह से राष्ट्रीय आय, जैसे मैंने बताया अभी, जीएनआई भी इसको लिखा जाता है, ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है, सकल राष्ट्रीय आय जिसको कहते हैं। बाद में ये एनएनपी मैं समझाऊंगा, ठीक है, एनएनपी भी आप समझेंगे जब बात हुई है, तो ये अंत तक जो है पूरा का पूरा कंप्लीटली आप समझ जाएंगे कि एनएनपी भी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट जिसे कहते हैं। इसके ठीक बाद वाले पेज में आप देखेंगे कि किस प्रकार से मैं समझाता हूं आप लोगों को। जीएनपी के आधार पर ही आईएमएफ उनकी अर्थात संबंधित देश की क्रय शक्ति तुल्यता पीपीपी के आधार पर रैंक तय करता है। तो देखिए आप पीपीपी अर्थात आप समझते होंगे परचेजिंग पावर पैरिटी है, ठीक है, क्रय शक्ति तुल्यता जिसको कहा जाता है, परचेजिंग पावर पैरिटी। तो यहां पर देखिए दो तरीके से देखिए किस प्रकार से जीएनपी अर्थात राष्ट्रीय आय, जीएनपी को क्या कहते हैं हम, राष्ट्रीय आय, ऐसे भी हम लोग राष्ट्रीय आय का ही चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो नेशनल इनकम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ दुनिया के देशों की रैंकिंग तय करता है। जीएनपी से ही रैंकिंग तय होती है, जिस देश की जीएनपी जितना ज्यादा होगा उतना ही रैंक में वो आगे रहेगी। जीएनपी के आधार पर ही आईएमएफ, ठीक है, उनकी अर्थात संबंधित देश की क्रय शक्ति तुल्यता पीपीपी के आधार पर रैंक तय करता है। इसी आधार पर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसी आधार पर अगर देखें तो जो ये 2 पॉइंट्स दिए हुए, इसी के आधार पर भारतवर्ष का जो स्थान है वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में है। चीन तथा यूएसए के बाद भारत का स्थान है। चीन पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर यूएसए, उसके बाद में तीसरे स्थान पर भारत। भारतीय मुद्रा के विनिमय दर के आधार पर भारत दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर विनिमय दर की अगर बात की जाए तो उस मामले में 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब यह तुलना जीएनपी की जगह जीडीपी पर भी की जाती है। अब देखते हैं हम लोग पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय आय को आंकने के लिहाज से जीएनपी जीडीपी की तुलना में विस्तृत पैमाना है। अब ये देखेंगे कि राष्ट्रीय आय को अगर आपको कैलकुलेट करना है, मेजर करना है, तो उस लिहाज से या दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे कि जीएनपी जीडीपी की तुलना में विस्तृत पैमाना है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक तस्वीर भी पेश करती है। ठीक है, किसी भी अर्थव्यवस्था की आंतरिक के साथ साथ बाहरी ताकत का भी प्रदर्शन जीएनपी के माध्यम से हो जाता है। तो ये जीएनपी की खासियत है, और 1-2 पॉइंट से उनको हम लोग देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जीएनपी किसी भी अर्थव्यवस्था के पैटर्न और उसके व्यवहार उत्पादन को समझने में काफी मदद करता है। देखिए जीएनपी, जब भी किसी देश का जीएनपी की बात अगर होगी, ठीक है, तो जीएनपी किसी भी अर्थव्यवस्था, ऐसा नहीं कि केवल जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं केवल भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं है, जो भी आप अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं ये पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं और जितने भी देश है सभी के लिए समान रूप से लागू है। तो जीएनपी किसी भी अर्थव्यवस्था के पैटर्न और उसके व्यवहार अर्थात उत्पादन को समझने में काफी मदद करता है। जैसे देखिए, जैसे ही आप देखेंगे कि जीएनपी यहाँ का डाउन है, भारतवर्ष के संदर्भ में मैं अगर एग्जांपल लेता हूं, तो जैसे ही आप देखते हैं कि जीएनपी इज लेस देन जीडीपी, जैसे ही आप देखते हैं कि भारत के संदर्भ में जीएनपी इज लेस देन जीडीपी, तो वैसे ही आप क्या समझते हैं कि यहाँ की आर्थिक स्थिति खराब है। ठीक है, जबकि आप समझ लीजिए कि यहाँ पे चीन के बाद में
सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है, तो आखिर क्यों नहीं चीन के बाद में इसी का स्थान आया, कोई और क्यों चला गया? तो इसका कारण यही है। तो जीएनपी किसी भी अर्थव्यवस्था के पैटर्न और उसके व्यवहार उत्पादन को समझने में काफी मदद करता है। जीएनपी बताता है कि बाहरी दुनिया किसी देश के खासकर उत्पाद पर कितनी निर्भर है। ठीक है, जैसे देखिए, आप जितना ज्यादा आपके प्रोडक्ट्स बाहर में निर्यात होंगे, आयात निर्यात से भी तो आपका इनकम बढ़ता है। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा आपका निर्यात हो ठीक है, और इंपोर्ट आपका कम हो, कम से कम इंपोर्ट हो और एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो, ऐसी स्थिति अगर आ जाए कि एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है, तो क्या होगा कि आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो जिसमें कि एक्सपोर्ट कम हो रहा हो और इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो, तो आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो जीएनपी किसी भी अर्थव्यवस्था के पैटर्न और उसके व्यवहार उत्पादन को समझने में काफी मदद करता है। जीएनपी बताता है कि बाहरी दुनिया किसी देश के खास उत्पाद पर कितनी निर्भर है और वह उत्पाद दुनिया के देशों पर कितना निर्भर है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको पॉइंट्स। अब आगे देखते हैं, जीएनपी अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में किसी भी अर्थव्यवस्था को अपने मानव संसाधनों के बारे में, उनकी संख्या और उनसे होने वाले आमदनी के बारे में बताता है। ठीक है, इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है, चलते हैं आगे। जीएनपी किसी भी अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया के दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ रिश्तों पर भी रोशनी डालता है। ठीक है, यह बात इससे पता चलता है कि कौन सी अर्थव्यवस्था कर्ज ले रही है तथा कौन सी अर्थव्यवस्था कर्ज दे रही है। ठीक है, तो इससे आप क्या समझते हैं, जीएनपी किसी भी अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया के दूसरे अर्थव्यवस्था के साथ रिश्तों पर भी प्रभाव डालती है। अगर मान के चलिए आपका अगर जीएनपी अगर ग्रो कर रहा है, तो इससे साफ बात है कि बहुत ज्यादा दूसरे को कर्ज देते हैं और ब्याज से इनकम पाते हैं। और इसमें आप क्या देखे थे कि जीएनपी अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में, ठीक है, किसी भी अर्थव्यवस्था को अपने मानव संसाधनों के बारे में, उनकी संख्या और उनसे होने वाले आमदनी के बारे में बताता है। तो साफ तौर पे जैसे मैंने निजी प्रश्न में ही बताया था, ठीक है, उसी पॉइंट्स में आपका क्लियर हो जाता है, जिसमें हम लोग फैक्टर्स देख रहे थे कि किससे किससे जीएनपी का कैलकुलेशन किया जाता है और जीएनपी कहां से बनता है। तो विदेशी आय के बारे में हम लोग देख रहे थे, उसी समय में ये क्लियर हो गया था कि जीएनपी अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में किसी भी अर्थव्यवस्था को अपने मानव संसाधनों के बारे में बताता है, उनकी संख्या और उनसे होने वाले आमदनी के बारे में भी बताता है। तो ये जीएनपी की उपयोगिता हो रही है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं एनएनपी के बारे में। इतनी तो जितना मैंने बता दिया ये एनएनपी के बारे में। अब देखिए आप समझिए, इससे पहले मैंने जो बताया वो जीएनपी के बारे में, उपयोगिता के बारे में क्लियर हो चुका है। उससे पहले मैंने बता दिया कि किस प्रकार से जीएनपी कैलकुलेट किया जाता है, जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है, एनएनपी और एनडीपी भी। अब यहाँ पर देखेंगे कि एनएनपी को किस प्रकार से समझेंगे। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था, तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और ये एक्चुअल में किस प्रकार से गणना इसकी कैसे की जाती है वो देखेंगे। एनएनपी अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब यहाँ पर देखेंगे कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी में से मूल्य कटौती को घटाने के बाद जो आय इनकम बचती है उसे ही किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया था, देखिए जैसे कि आपने जीएनपी समझा, जीएनपी से ही निकल के आया है। ठीक है, इसे छोटा सा कह सकते हैं कि जीएनपी से हल्का सा कम है, वो है एनएनपी, इसीलिए इसको मैंने डाउन करके दिखाया। अब क्या है कि चूंकि एनएनपी, ठीक है, ये लेस है और जीएनपी से बड़ा है, तो ये क्या करेंगे, इसको इक्वल करने के लिए ये मैथमेटिकल फॉर्मूला आप समझ लीजिए, मैथमेटिकल रूल है। ठीक है, क्या रूल है आप ऐसे समझिए, देखिए 5 इज ग्रेटर देन 3 है, ये आप समझ लीजिए 5 इज ग्रेटर देन 3 है, तो अब 3 को लिख लीजिए और क्या करिए, इक्वल टू का साइन लीजिए। तो ये क्या होगा, कितना बड़ा है, दोनों के बीच का डिफरेंस आप देख लीजिए, 5 माइनस 3 2। ठीक है, तो अब 2 ही माइनस कर दीजिए तो भी ये बराबर आ जाएगा। देखिए 3 इज इक्वल टू 5 माइनस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप ये करते हैं तो ये बराबर आ गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या है, लेस होने की स्थिति में यही करते हैं कि एनएनपी लेस है तो एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी। ठीक है, माइनस क्या करेंगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जीएनपी में से कुछ भी घटाएंगे, वो घटाने वाले को हम डेप्रिसिएशन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो कॉमनली आप ये समझ गए होंगे, ये मैथमेटिकल एनालिसिस है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी में से क्या करते हैं, मूल्य कटौती को हम लोग घटा देते हैं, तो जो घटाने के बाद मिलता है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, जिसे हम लोग एनएनपी अर्थात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, एनएनपी को ज्ञात करने का फॉर्मूला देखिए, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन घिसावट। ठीक है, डेप्रिसिएशन का हिंदी में क्या होगा, घिसावट होगा, माइनस कर देंगे। अब देखिए
ये फॉर्मूला आप समझिए, एनएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशों से आय माइनस डेप्रिसिएशन। देखिए यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला को मैं अलग तरीके से समझाता हूं, देखिए ध्यान से समझिए आप, ठीक है। देखिए ध्यान से मैं समझा देता हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। देखिए एनएनपी इज इक्वल टू, जैसे कि मैं समझा चुका हूं आप लोगों को, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस में डेप्रिसिएशन को हम केवल यहाँ पे डी दिखाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूं। एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, डी। अब यहाँ पे देखिए जीएनपी का वैल्यू जो है, पहले हम लोगों के पास क्या था, ये वैल्यू लीजिए, जीएनपी इज इक्वल टू हम लोगों के पास था क्या था, जीडीपी प्लस में जो फॉरेन मनी था, ये था। तो ये वैल्यू हम यहां पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। क्या करेंगे, एनएनपी इज इक्वल टू, जीएनपी का वैल्यू क्या था, जीडीपी प्लस एफएम, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन। तो यही चीज है, देखिए एनएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशों से आए, एफएम का अर्थ क्या है, फॉरेन से जो आपको पैसा मिल रहा है, फॉरेन मनी, ठीक है, जीडीपी प्लस फॉरेन मनी माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये है, समझने में आपको कहीं पे दिक्कत नहीं है। तो एनएनपी हमेशा कई सारे एग्जाम में, एसएससी, सीजीएल और बहुत सारे एसएससी के एग्जामों में भी प्रश्न ये पूछ लिए जाते हैं कि एनएनपी इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देगा, ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देगा, चूंकि देखिए तीन फैक्टर्स आ गए, जीडीपी है, एफएम है, डी है। मान लीजिए जीडीपी प्लस विदेशों से आय दे दिया, माइनस यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, डॉट 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 डॉट, तो क्या इसमें भरा जाएगा, इस प्रकार से भी प्रश्न रहता है। तो वहां पे आप डेप्रिसिएशन लिखेंगे, अगर जीडीपी और डेप्रिसिएशन सेम फॉर्म में रहेगा और ये विदेशों से आय को आपको टिक लगाना है, अगर ये सेम रहेगा तो जीडीपी को लगाना है। तो फॉर्मूला आपको ध्यान में बिल्कुल रखना है। और वीडियो को अगर नहीं समझ में आया तो 1 से 2 बार आप देख लीजिए, कहीं पर भी आपको जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी, ये 4 फैक्टर्स होते हैं नेशनल इनकम के, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, जीडीपी, जी हटाइए, फिर आ जाएगा एनडीपी, ठीक है, अब आ जाइए जीएनपी, जीएनपी में से जी हटाइए तो एनएनपी। तो आपके पास जीडीपी, एनडीपी, ठीक है, उसके बाद में जीएनपी और एनएनपी, ये 4 फैक्टर्स होते हैं जो कि मैं एट द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग मैंने समझाया हुआ है। वो चारों का चारों आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहां पर क्या है खास बात, देखिए ये तो क्लियर हो गया, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट इसको कहते हैं, माइनस एनएनपी के विभिन्न उपयोग, माइनस नहीं सॉरी, ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही शॉर्ट में एनएनपी लिखा हुआ है, के विभिन्न उपयोग। अब देखिए उपयोग के बारे में आप समझिए कि क्या क्या इसका उपयोग, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट का क्या उपयोग है। तो देखिए इसका उपयोग के बारे में समझिए कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम होती है, ठीक है। तो एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम होती है। यद्यपि जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, ये देखिए जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी सभी राष्ट्रीय आय ही है, लेकिन राष्ट्रीय आय के तौर पर नहीं लिखा जाता। और जब भी राष्ट्रीय आय की बात हो तो वो नेट नेशनल प्रोडक्ट ही लिखा जाता है। तो एनएनपी के बारे में खास बात है, इसको हम राष्ट्रीय आय के रूप में जानते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर एनएनपी की अगर बात हो रही है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि उस देश अथवा उस अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय की बात हो रही है। तो पहली उपयोगिता तो ये है। दूसरी उपयोगिता देखिए, यह किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को ज्ञात आकलित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर आपने एनएनपी कैलकुलेट कर लिया, मतलब उस देश की आपने राष्ट्रीय आय कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है, जब हम एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को देश की कुल आबादी से भाग देते हैं तो हमें उस देश की प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है, या प्रति व्यक्ति सालाना आय होती है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, उसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को देश की कुल आबादी से भाग देते हैं तो हमें उस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। अब देखिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को देश की कुल आबादी, अगर मान लीजिए कुछ समय के लिए कि 135 करोड़ अगर आबादी है, ठीक है, 135 करोड़ आबादी है, इस 135 करोड़ को हम डिवाइड कर देते हैं। कितना से आपको डिवाइड करना है, ये देखिए प्रति व्यक्ति आय निकलता है जब हम डिवाइड करते हैं एनएनपी से, ठीक है। तो एनएनपी जो वैल्यू आएगा, एनएनपी से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है पर कैपिटा इनकम, आपको मिल जाता है पर कैपिटा इनकम, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय आपको प्राप्त होता है। इसके साथ ही वीडियो की समाप्ति होती है।
और लास्ट में आप देखेंगे कि राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम आकलित करने के लिए सेंट्रल सांख्यिकी संगठन अर्थात केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात सीएसओ ने जनवरी में 2015 में बेस ईयर और मेथोडोलॉजी को चेंज अर्थात संशोधित किया है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा केवल यहाँ पे ध्यान देंगे कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है।